हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे थे हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में कंज्यूमर के बारे में बताया, यूटिलिटी के बारे में बताया, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के रिलेशनशिप के बारे में बताया और हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया था वन कमोडिटी केस में, हाउ ए कंज्यूमर रीचेज इट्स इक्विलिब्रियम। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टू और मोर कमोडिटीज केस में। आपके सिलेबस में वन कमोडिटी केस भी है और टू और मोर कमोडिटीज केस भी है। बेसिकली तो हम टू कमोडिटीज केस ही डिस्कस करेंगे, लेकिन वही चीज मोर कमोडिटीज यानी कि सेवरल कमोडिटीज पर भी अप्लाई हो सकती है। टू और मोर कमोडिटीज केस में एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कैसे अटेन करेगा, मींस वो अपने इनकम को कैसे स्पेंड करेगा गुड्स की प्राइसेस के दिया हुआ होने पर और उसकी इनकम के दिया हुआ होने पर कि उसे सेटिस्फेक्शन मिले, यानी वो अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कैसे करे, तो इसे कहेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब टू कमोडिटीज केस में सपोज एक कंज्यूमर जो है एक्स और वाई, ये दोनों कमोडिटीज पर अपना मनी खर्च करता है, यानी दोनों कमोडिटीज को कंज्यूम करता है। सपोज एक कंज्यूमर कंज्यूम्स कमोडिटी एक्स, अगर वो एक्स कमोडिटी को कंज्यूम करेगा, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो वो इक्विलिब्रियम में कब होगा? इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM। ये है एक्स कमोडिटी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जो कि मैंने बताया था इट रिमेन्स कांस्टेंट। और marginal utility of commodity X, it goes on diminishing as more and more units of commodity are consumed। तो ये है X commodity पर अगर कंज्यूमर अपना मनी स्पेंड करता है तो वो इक्विलिब्रियम पर कैसे पहुंचेगा, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। अब सपोज वो अपना मनी Y पर भी खर्च करता है, यानी सिर्फ X पर ही खर्च नहीं करता है, वो कमोडिटी Y पर भी खर्च करता है। सपोज ए कंज्यूमर कंज्यूम्स कमोडिटी Y, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी? इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM, Y कमोडिटी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ कमोडिटी Y इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो अगर अकेले Y कमोडिटी को कंज्यूम करे तो इक्विलिब्रियम कंडीशन ये है, अगर अकेले X कमोडिटी को कंज्यूम करे तो इक्विलिब्रियम कंडीशन ये है। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ध्यान से देखें, ये इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर है। इन दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन समझ लो कि 1 है, ये इक्वेशन समझ लीजिए 2 है। अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं तो हमारे टू और मोर कमोडिटीज केस में इक्विलिब्रियम की इक्वेशन बनती है MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। इसे कहते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब है? इक्वी यानी कि बराबर। कंज्यूमर टू कमोडिटीज पर अपना मनी स्पेंड कर रहा है, इन दोनों कमोडिटीज की लास्ट यूनिट पर जो वो मनी खर्च कर रहा है और इन दोनों कमोडिटीज की लास्ट यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ये दोनों बराबर है। यानी X कमोडिटी की सपोज वो 6 यूनिट परचेज कर रहा है और Y कमोडिटी की सपोज वो 7 यूनिट परचेज कर रहा है, तो इसकी 6th यूनिट से मिलने वाली और इसकी 7th यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो बराबर है। इसे कहेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये तो था टू कमोडिटीज केस में। मान लो सेवरल कमोडिटीज होती हैं, 10 कमोडिटीज हैं या 5 कमोडिटीज हैं, तो कैसे इक्वेशन बनेगी? ये MU1 अपॉन P1 कर दीजिए इज इक्वल टू MU2 अपॉन P2 इज इक्वल टू MU3 अपॉन P3 इज इक्वल टू MU4 अपॉन P4
इस तरीके से आप बढ़ाते चले जाएंगे, इसका कोई भी नंबर हो। तो टू कमोडिटीज केस में आपकी ये इक्वेशन बनती है, ये इक्वेशन लिखने मस्ट है। अब इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को टू कमोडिटीज केस में अंडरस्टैंड करने के लिए हम बनाएंगे शेड्यूल और डायग्राम। सपोज कंज्यूमर टू कमोडिटीज पर अपना मनी खर्च कर रहा है, तो कुछ चीजें हम पहले मान कर चलेंगे। क्या कि एक कंज्यूमर के पास सपोज 10 रुपीज है, आप 100 लीजिए, 10 लीजिए, 1000 लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, सिंपली एग्जांपल है। और वो दो कमोडिटीज खरीद रहा है। कौन कौन सी दो कमोडिटीज? एक्स कमोडिटी और वाई कमोडिटी। एक्स कमोडिटी की जो प्राइस है वो है 1 रुपी पर यूनिट और वाई कमोडिटी की जो प्राइस है वो भी है 1 रुपी पर यूनिट। एग्जाम्पल को सिंप्लीफाई करने के लिए हम सेम प्राइस ले रहे हैं। एक कंज्यूमर के पास 10 रुपीज है, एक्स कमोडिटी की प्राइस 1 रुपी है और वाई कमोडिटी की प्राइस भी 1 रुपी है। नाउ हाउ ए कंज्यूमर रीचेस हिज इक्विलिब्रियम वी शैल सी विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल। कैसे? यूनिट्स लिख रहे हैं हम कमोडिटी की, एक तरफ हम ले रहे हैं MUX, फिर हम ले रहे हैं MUY। यूटिल्स में आपको याद होगा, फिर हम ले रहे हैं MUM। अब MUM यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जिसको कि हम ये मान रहे हैं कि ये कांस्टेंट रहती है। अब हम ये अज्यूम कर लेंगे कि जो MUM है ऑफ 1 रुपी इज इक्वल टू 10 यूटिल्स। MUM मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ऑफ 1 रुपी इज इक्वल टू 10 यूटिल्स। हम ये अज्यूम कर रहे हैं। मान लो आपको 20 मिल रही है, आप 20 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो 1 रुपए की जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो 10 यूटिल्स है। अब हम क्या देखेंगे कि कंज्यूमर जो है इन 10 रुपीज को एक्स और वाई दो कमोडिटीज पर स्पेंड कर रहा है। एक्स की प्राइस भी 1 है और वाई की प्राइस भी 1 है। अगर वो कमोडिटी एक्स पर खर्च करता है तो जो डिफरेंट यूनिट से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ऐसे है। इस तरीके से। और कमोडिटी वाई पर अगर स्पेंड करता है तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है लाइक दिस। आपको मालूम है कि दिस मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। इसके सामने लिख देते हैं बिल्कुल। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। जैसे पहली यूनिट एक्स कमोडिटी की खर्च की तो कंज्यूमर को 16 यूटिल्स मार्जिनल यूटिलिटी मिली। अब जो वो 1 रुपी स्पेंड कर रहा है, 1 रुपी से जो उसे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो मिल रही है वो जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो वो सेक्रीफाइस कर रहा है, जो पे कर रहा है इसके बदले में, वो 10 यूटिल्स है। यानी वो 1 रुपया खर्च कर रहा है तो 10 यूटिल्स है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 10 आप हर एक के आगे लिख लेंगे। इट रिमेन्स द सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ कंजम्पशन, सेम रहेगी। अब क्या हुआ कि कंज्यूमर जो है एक्स कमोडिटी की पहली यूनिट परचेज करेगा, फायदे में है क्योंकि 16 वो गेन कर रहा है और उसे 10 देने पड़ रहे हैं मनी की फॉर्म में। आगे वो अगली भी परचेज करेगा, उससे अगली भी करेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कंज्यूमर को जो कमोडिटी एक्स से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है वो 10 है और वो इसके बदले में जो पे कर रहा है वो भी 10 कर रहा है। तो वो एक्स कमोडिटी की 4 यूनिट्स को परचेज करेगा। अब वाई कमोडिटी हम देखते हैं। अब 25, 20, 19 ये ज़्यादा है, यानी जो उससे मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है कमोडिटी वाई से, that is greater than marginal utility of money which he is spending, जो खर्च कर रहा है। पहली यूनिट से 25 मिली, सेकंड से 22, थर्ड से 19, 16, 13। अब 6 यूनिट पे आप देखिए इसको 10 मिलती है।
इसका मतलब कंज्यूमर वाई कमोडिटी की तो 6 यूनिट्स परचेज करेगा और एक्स की 4 यूनिट परचेज करेगा, तो वो इक्विलिब्रियम में होगा। ये जो शेड्यूल है आपको हाइपोथेटिकल यानी अपनी मर्जी से खुद बनानी पड़ेगी, लेकिन लॉजिकल होनी चाहिए। एक तो क्या कि कमोडिटी से मिलने वाली मार्जिन यूटिलिटी जो है वो डिमिनिश होनी चाहिए। दूसरा आप इस तरीके से बनाएंगे कि कंज्यूमर की जो मनी इनकम है 10 रुपीज़ वो भी इसमें पूरी हो जाए और एक्स कमोडिटी और वाई कमोडिटी की मार्जिन यूटिलिटी भी बराबर हो जाए। अब हम अगर इसको इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो कैसे देखेंगे, mu x अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू mu y अपॉन पी वाई इज इक्वल टू mu m। mu x देखिए लास्ट यूनिट से मिलने वाली मार्जिन यूटिलिटी 10, प्राइस ऑफ कमोडिटी x इज 1, y की लास्ट यूनिट की मार्जिन यूटिलिटी इट इज ऑल्सो 10, पी वाई 1 और MUM क्या है 10। अब ये इक्वेशन जो है वो प्रूव हो रही है। इसका मतलब एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा, इक्विलिब्रियम का मतलब उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम तब होगी व्हेन ही विल परचेज 4 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी x एंड 6 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी y। क्योंकि ये लास्ट यूनिट है यानी उसने 4 यूनिट खरीदी हैं, तो लास्ट यूनिट से मिलने वाली मार्जिन यूटिलिटी x की भी और लास्ट यूनिट से मिलने वाली मार्जिन यूटिलिटी y की भी और मनी की भी मार्जिन यूटिलिटी, ये सारे बराबर हैं। तो एक कंज्यूमर जो है 2 कमोडिटीज केस में यूजिंग शेड्यूल ऐसे इक्विलिब्रियम में होगा। अब हम करेंगे यूजिंग डायग्राम कि डायग्राम के थ्रू जो है कंज्यूमर 2 कमोडिटीज केस में इक्विलिब्रियम को कैसे अटेन करेगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, ऐसा डायग्राम बनाएंगे जहां पे आप देंगे नीचे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी x एंड y, यहां पे आप लिखेंगे MUX और MUM और इधर आप लिखेंगे MUY और MUM। नीचे आप जो यूनिट्स दे देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस तरीके से आप लिख लेंगे। हम इस ओरिजिन से इस तरफ बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है यूनिट्स ऑफ कमोडिटी x है ये। अब ये भी ओरिजिन है, ये किसके लिए है, कमोडिटी y के लिए। अब कमोडिटी y का अगर ये ओरिजिन है, दोनों का हम इकट्ठा बनाने जा रहे हैं तो डायग्राम विल बी लाइक दिस। कमोडिटी y के लिए ये ओरिजिन है तो हम y के लिए यूं इस तरीके से आएंगे। तो y कमोडिटी की 1 यूनिट ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, 5 ये है, 6 ये है, 7 8 9 10 लाइक दिस, रिवर्स चलेगा। अब एक कंज्यूमर जो है 2 कमोडिटीज में इक्विलिब्रियम पर कैसे होगा, इधर हमने दिया है MUX और MUM। आपको इस तरीके से नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं, लेकिन नंबरिंग भी करेंगे तो डायग्राम जो है वो सेम बनेगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मनी की मार्जिन यूटिलिटी सेम रहती है, तो मनी की मार्जिन यूटिलिटी के लिए आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन बना सकते हो, MUM लिख सकते हो। इसका क्या मतलब है, मान लो ये 10 यूटिल्स है, एक यूनिट के लिए 10 देना पड़ रहा है, दूसरी है तो भी 10 है, तीसरी है तो भी 10 है, तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो कर्व विल बी लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड MUM कर्व यानी मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी। अब हम मार्जिनल यूटिलिटी एक्स कमोडिटी का कर्व बनाएंगे। एक्स कमोडिटी का कर्व बनाएंगे, इट विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, आपको मालूम ही है। MUX इस तरीके से MUY कर्व बनाएंगे। MUY कर्व उस तरफ से बनेगा, अगर उस तरफ से बनेगा तो ये ऐसे आएगा, क्योंकि हम इसके ऊपर या इधर जो है MUY कर्व नहीं बना सकते, क्योंकि हमने दोनों कमोडिटीज का इक्विलिब्रियम शो करना है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को शो करना है। तो ज्योमेट्रिकली हम y का उधर बना रहे हैं, तो जो y का कर्व आएगा वो इस तरफ से आएगा, यानी MUY जो है वो इधर से आएगा।
अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई जो है थोड़ी ज्यादा थी, mu y कर्व आएगा इस तरीके से, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये भी स्ट्रेट लाइन बनानी है, ये थोड़ी सी इधर उधर हो गई है, आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना लेनी है, ऐसे बना लेनी है। अब mu y कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है और mu x कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अब आप देख रहे हो कि इक्विलिब्रियम कहां पर हो रहा है, इक्विलिब्रियम यहां पर हो रहा है, ई लिख लीजिए, यानी कंज्यूमर यहां पर इक्विलिब्रियम में है, वो x की तो 4 यूनिट परचेज कर रहा है और y की 6 यूनिट परचेज कर रहा है, ये x की 4 है और ये y की 6 है, तो यहाँ पर कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है। क्यों इक्विलिब्रियम में है? mu(x), mu(y) और mu(m) तीनों बराबर हैं। इसका मतलब एक कंज्यूमर x कमोडिटी की 4 और y की 6 यूनिट्स परचेज करेगा तो वो इक्विलिब्रियम में होगा। अगर आप ये नंबरिंग नहीं करते हो तो आप यहाँ पर सिंपली डायग्राम बनाकर OX लिख सकते हैं, नीचे OY लिख सकते हैं। आपको तो शो करना है कि 2 कमोडिटीज केस में जो है एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन कैसे करता है। तो चैप्टर तो आपका फिनिश हुआ। अब इसमें आपको यूं भी आ सकता है कि 1 कमोडिटी और 2 कमोडिटीज केस में क्या डिफरेंस है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। 1 कमोडिटी केस में वही क्वेश्चन देनी है, mu(x/px = mu(m) और 2 कमोडिटीज केस में mu(x/px = mu(y/py = mu(m)। और 1 कमोडिटी में आपको बताना है मनी की मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट है और 2 कमोडिटीज में भी बताना है मनी की मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट्स इन बोथ केसेस, कमोडिटी 1 में भी और कमोडिटी 2 में भी। चैप्टर आपका खत्म हुआ। अब इससे रिलेटेड जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, मैं आपको 1-2 बता देती हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। सपोज आपको ऐसे दिया आता है mu(x/px) ग्रेटर है mu(y/py) से। mu(m) को छोड़ भी दिया जाता है क्योंकि mu(m) जो है वो कांस्टेंट मान ली जाती है, तो मेनली इक्विलिब्रियम इन दोनों की यूटिलिटी के बीच में देखा जाता है। अब आपको यही क्वेश्चन आई कि सपोज ए कंज्यूमर रीचेज इट्स इक्विलिब्रियम एट 1 कंडीशन mu(x/px is greater than mu(y/py). Now what will be the consumer behavior? आगे कंज्यूमर का बिहेवियर कैसे होगा या हाउ ए कंज्यूमर विल रिएक्ट। अब आप क्या देख रहे हैं कि mu(x/px is greater than mu(y/py). इसका मतलब x कमोडिटी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है y से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी के कंपैरिजन में। तो एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कैसे अटेन करेगा? तो आप क्या लिखोगे कि फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन इज, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या है, mu(x/px = mu(y/py). कंडीशन तो ये वाली है। अब कंज्यूमर इस सिचुएशन में है तो आगे वो क्या करेगा, क्योंकि x कमोडिटी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन y कमोडिटी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी से। Now he will purchase more and more units of commodity x। वो x की ज्यादा खरीदेगा। जब वो x की और ज्यादा खरीदेगा तो उनसे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम होनी शुरू हो जाएगी और वो तब तक ऐसा करेगा जब तक कि mu(x/px mu(y/py) के बराबर नहीं हो जाता। यानी जिसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है वो उसी की ही ज्यादा यूनिट्स परचेज करेगा क्योंकि वो फायदे में है। अब जैसे वो और परचेज करता चला जाएगा, इनसे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चली जाएगी, वो तब तक ऐसा करेगा जब तक ये दोनों बराबर नहीं हो जाती। सेम जो है ऐसे भी हो सकता है, mu(y/py) अगर ग्रेटर है तो क्या करेगा, कंज्यूमर y कमोडिटी की ज्यादा यूनिट परचेज करेगा। जब वो इसकी ज्यादा यूनिट परचेज करेगा तो y से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन यानी मार्जिनल यूटिलिटी कम होनी शुरू हो जाएगी और ये तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक इन दोनों की
मार्जिनलिटी बराबर नहीं हो जाती। इसके अलावा वैल्यूज भी लिखी हुई आ सकती हैं। सपोज वैल्यूज हैं MUX है 20, PX है 5, MUY है 15 और PX है 5। तो बताना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो क्या करें। अब आप देखिए इक्वेशन के अकॉर्डिंग MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। इक्विलिब्रियम की कंडीशन है ये। MUX है 20, PX है 5, MUY है 15 और PX है 5। ये आया 3 और ये आया 4। अब ये इक्वल नहीं है। क्या है? 4 इज ग्रेटर देन 3, ये कंडीशन है। तो ये MUX अपॉन PX 4 इज ग्रेटर देन 3, यानी कंज्यूमर विल परचेज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी X। अगर वो X की ज्यादा यूनिट परचेज करेगा तो X से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम होनी शुरू हो जाएगी। वो तब तक करता रहेगा जब तक कि ये दोनों बराबर नहीं हो जाते। सिमिलरली ऐसी फिगर्स भी आ सकती हैं कि आपको MUY अपॉन PY ग्रेटर हो। मतलब ऐसे वैल्यूज पुट करके आप देख लीजिए कि क्या ज्यादा है। जिसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है वो वही यूनिट ज्यादा परचेज करेगा। या आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये वैल्यूज लिखकर कि बताइए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। आपको सिंपली वैल्यूज पुट करनी है और बताना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। अगर तो ये इक्वल हो जाए तो मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। अगर ये इस तरीके की हो तो कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। बस इस चैप्टर की ये लिमिटेशन है, ये इसमें कमी है। मार्शल ने ये चैप्टर एनालिसिस दिया है और J.R. हिक्स मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हुए हैं जिन्होंने इस एनालिसिस में क्या कमी निकाली थी कि जो यूटिलिटी है जिसको हमने कि पूरा एनालिसिस देखा कि हमने यूटिलिटी को काउंट किया है। यूटिलिटी कैन नॉट बी काउंटेड। हम अपनी रूटीन में प्रैक्टिकल लाइफ में यूटिलिटी को काउंट नहीं करते हैं। हम नहीं बताते हैं कि आज खाना खाने से हमें 40 यूटिलिटी मिली या 50 मिली। लेकिन इसका एक और जो ज़्यादा अच्छा जो एनालिसिस है वो हिक्स ने दिया है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। कि हम ऐसे तो बता सकते हैं कि हमें एक चीज़ से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, दूसरे से कम मिल रही है। यानी फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, ऐसे तो बता सकते हैं। लेकिन ये नहीं बता सकते कि कितनी यूटिलिटी हमें मिली। तो ये इस एनालिसिस की कमी है। इसके बाद जो रेनोवेशन हुई, जो इम्प्रूवमेंट हुई, वो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में हुई, जिसके बारे में हम 4th चैप्टर में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल।